ये वीडियो है फॉर क्लास 11th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिस सेकेंड एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कॉजेस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब शेल्स। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं वो चीज़ बताई थी और मैंने कहा था कि मैं आपको उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। तो अब उस वीडियो से मैं इस वीडियो में वो सब चीज़ें क्लियर करूंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो तो बता चुकी हूँ, अब उसका एक शॉर्टकट और कुछ और एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बताऊंगी। नाउ अब जैसे कि अगर आप सोडियम लिखते हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये तरीका थोड़ा सा लेंदी सा हो जाता, मतलब ये काफ़ी कुछ आपने बड़ा बड़ा सा लिख दिया है, काफ़ी कुछ। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? हम लिख देते हैं, इस पूरी चीज़ की जगह लिख देते हैं नियॉन जिस एटॉमिक नंबर 10। अब देखिए ये नियॉन क्यों लिखा? सोडियम से पहले जो नोबल गैस होती है वो होती है नियॉन की, इसलिए मैंने उसके आगे लिखा है नियॉन। और नियॉन होता क्या है? 1s2 2s2 2p6 ये होता है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो नियॉन, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन का। इतने बात क्लियर? दूसरी, इससे पहले नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसकी जगह लिख सकते हैं नियॉन। और बचा क्या? 3s1। तो ये हो गया एक शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब इसी तरीके से हम मानते हैं कि सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन एंड देन पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है। अब देखिए इससे पहले कौन सी नोबल गैस थी? नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए इन सब के अंदर हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम में क्या लिखेंगे? नियॉन। और एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कितने बचे? 12 माइनस 10 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो आएंगे एस के अंदर। अब एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम से पहले नोबल गैस कौन सी हो गई? नियॉन, तो ये इससे लिख दिया गया, ठीक है। अब इसमें 3s2 के एटॉमिक नंबर 13 है, 13 माइनस 10 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर गए, एक अभी भी बचा है, वो आएगा 3p1 के अंदर। अब देखिए इस तरह से हम 14 15 16 और 17 का करेंगे। अब बात है पोटेशियम की। अब पोटेशियम से पहले नोबल गैस कौन सी है? आर्गन, तो आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरीके से। तो इसका एटॉमिक नंबर है 19, 19 माइनस 18 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन आता है 4s के अंदर। आपको ट्रेंड्स याद होने चाहिए कि 1s के बाद 2s आता है, 2p आता है, 3s आता है, ये ट्रेंड्स आपको याद ज़रूर होने चाहिए। और जिस भी नोबल गैस के बारे में आप लिख रहे हो उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आर्गन जो होती है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 2 + 2 + 2 + 2 4 4 + 6 10 हो गया। अब उसके बाद 3s2 3p6, तो ये होता है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से ये हैं कुछ शॉर्ट के तरीके जो आप लिख सकते हो, पर ध्यान रहे हमें नोबल गैस के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो ये थे कुछ शॉर्ट में तरीके जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स जो मैंने आपको सिखाए थे 1 to 20 के लिए। अब आगे करेंगे फॉर एलिमेंट्स 21 to 30 के लिए। नाउ 21 जो होता है, 21 वाला एलिमेंट होता है स्कैंडियम
एंड इसका जो सिंबल होता है दैट इज Sc और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका आर्गन, क्योंकि इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो आर्गन ही आती है। एंड इसमें हम S यहाँ लिखते हैं और 3D को यहाँ लिखा जाता है। देखिए 18, 19, 20, 21 यानी एक इलेक्ट्रॉन बचा वो यहाँ पर आ गया। इसमें D पहले लिखा जाता है और S बाद में लिखा जाता है। 22 अठारह एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं पहले सारे, ठीक है, 25 तक लिख लेते हैं पहले। फिर अब एलिमेंट्स के नाम देखते हैं। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, सिंबल है Ti। फिर आता है वेनेडियम, सिंबल है कैपिटल V। फिर आता है आप लोगों का क्रोमियम एंड सिंबल है इसका Cr। फिर आता है मैग्नीज और मैग्नीज का सिंबल है Mn। 25 तक हो गई। अब पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका। अगेन आर्गन लिखेंगे आप एंड देन 3D2 4s2। अब आर्गन 18 3s3 3D3 4s2। अब क्रोमियम का मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसके बारे में लास्ट में बताऊंगी कि मैंने इसे क्यों छोड़ा था। अब यहाँ पर है, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नाउ 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब इनके बारे में देखते हैं पहले एंड फिर क्रोमियम पे आएंगे। 26 होता है आयरन, सिंबल होता है Fe। 10 होता है आप लोग की एलिमेंट्स कोबाल्ट, सिंबल इज Co। निकल, symbol is Ni, then copper, symbol is Cu, and last is zinc, symbol is Zn। अब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग। आर्गन 18 3d6 4s2, ठीक है। देन आर्गन 18, इस तरह से हम सबके लिखते रहेंगे। निकल की बारी आ जाएगी। नाउ 3d8 4s2। अब मैं कॉपर का भी छोड़ रही हूँ, ठीक है। देन ये आ जाएगा जिंक 3d10 4s2। यहाँ पर D जो हो गया आपका कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़े हुए हैं। देखिए ये स्कैंडियम से लेके ये रहा पूरा जिंक तक, ठीक है। अब मैंने दो एलिमेंट्स के छोड़े हुए हैं, वन इज कॉपर एंड सेकेंड इज क्रोमियम एंड कॉपर, इन दोनों के छोड़े हैं। अब देखिए छोड़े क्यों हैं। अब ये लिखा कैसे जाएगा, यहाँ पर ये जो क्रोमियम है ना इसमें 4s2 नहीं होता, इसमें 4s1 लिखा जाता है। अब देखिए 18 + 1 19। अब 19 है, हमें बनाने हैं 24, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 24 - 19 यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे। वो 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर। अब उस तरह से देखिए कॉपर को, कॉपर के अंदर भी आप 4s2 नहीं लिखते, 4s1 लिखते हैं। तो 18 + 1 19, 29 - 19 कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये होता क्यों है, ये अलग चीज़ें हमें क्यों दिखाई दे रही हैं, अब आप उसका पढ़ोगे रीज़न। देखिए क्या होता है कि ये जो जब डी में आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो उसे कहा जाएगा हाफ फिल्ड। और ये जो हाफ फिल्ड होते हैं ना, ये होते हैं स्टेबल, ये होते हैं आपके स्टेबल। और उस तरीके से अगर जैसे कि यहाँ पर है D3D5 है, ठीक है, ये वाला चीज़ हो गया, ये जो 3D5 है ना, ये वाला चीज़ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो जब D में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो बन जाता है हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड होता है ज़्यादा स्टेबल। उस तरह से 3D10 का देखिए, अगर 3D10 की बात करें तो ये तो आपका पूरी तरह से फिल हो गया। और जब D में
10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो कंप्लीटली फिल्ड माना जाता है। और कंप्लीटली फिल्ड क्या होता है? स्टेबल। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कॉपर एंड क्रोमियम ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। तो टू अचीव स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन में ये चेंज देखा गया है, चेंज करते नहीं हैं, चेंज देखा गया है। तो कॉपर एंड क्रोमियम स्टेबिलिटी पाने के लिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन में ये चेंज आता है। ठीक है, अब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल क्यों होते हैं वो पढ़ेंगे हम अब। नाउ फर्स्ट रीजन कि क्यों हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसका पहला रीज़न है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है पहला रीजन। ठीक है, अब सिमेट्रिकल का मतलब हुआ क्या? देखिए, अब अगर हम हाफ फिल्ड की बात करें तो हाफ फिल्ड के अंदर सब ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये हो जाते हैं मोर स्टेबल। और उसी तरह से आप देखिए जो आपके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो देखिए, पहले हम भरेंगे ऐसे और फिर हम इसे कंप्लीटली फिल्ड करेंगे। तो जो कंप्लीटली फिल्ड हैं उनके अंदर भी सब में बराबर से इलेक्ट्रॉन है, यानी सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हुआ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी वजह से इनमें आती है ज़्यादा स्टेबिलिटी। नाउ उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सबशेल के अंदर हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, D5 की बात कर रहे हैं। अब इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक ही सबशेल के अंदर हैं, तो सबकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल, इनकी एनर्जी है इक्वल। और इनकी जो शील्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे की जो शील्डिंग करता है वो बहुत कम शील्डिंग होती है। और जो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो शील्डिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वो होती है काफ़ी कम, तो वो कम होती है। और जब शील्डिंग कमज़ोर होगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से अट्रैक्ट हो जाएंगे बाय न्यूक्लियस। जितनी ज़्यादा कमज़ोर शील्डिंग होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो पहला रीज़न है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड होते हैं ज़्यादा स्टेबल। अब बारी है पे शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट कह लीजिए या इसका एक और नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये इफेक्ट होता क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये हैं सारे शेल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन, अब ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के आगे कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छी शील्डिंग करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत आसानी से खींच नहीं पाएगा, यानी इसके ऊपर न्यूक्लियस का असर कम होगा। और अगर ये शील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। शील्ड एक तरह से कह लिए प्रोटेक्शन कह लीजिए, किससे? न्यूक्लियस के असर से। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के आगे ये जो आपके सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अगर इनकी शील्डिंग अच्छी है तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का असर कम पड़ेगा। और अगर इनकी शील्डिंग अच्छी नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का असर ज़्यादा होगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ये होता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट।
नाउ नेक्स्ट रीजन इज एक्सचेंज एनर्जी। जो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आता है, ये इफेक्ट अराइज तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिनका सेम स्पिन है। अब सेम स्पिन का मतलब या तो वो दोनों के दोनों ऐसे हो या वो दोनों के दोनों ऐसे हों, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तीनों का स्पिन होना चाहिए एक जैसा या तीनों का स्पिन होना चाहिए ऐसा। ये होता है स्पिन का मतलब। तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट जो होता है वो तब आता है जब दो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो सेम स्पिन में हैं, अगर वो प्रेजेंट होते हैं इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल। देखिए, डीजेनरेट का मतलब होता है कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी जब एनर्जी लगभग सेम होती है तो उसे डीजेनरेट कहा जाता है। तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट तब आता है जब दो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन एक जैसा है वो प्रेजेंट होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल। और ये केस हम देख सकते हैं हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड के अंदर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन करेंगे एक्सचेंज, तो वो करेंगे अपनी पोजीशन एक्सचेंज। अब मैं आपको ये D5 से एक्सप्लेन करूँगी। अब एक चीज़ और, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशंस तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का नाम है एक्सचेंज एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब मैं आपको एक्सचेंज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसने इसके साथ पोजीशन चेंज की, इसने यहाँ पोजीशन चेंज की, इसके साथ पोजीशन चेंज की और इसके साथ, यानी इसने अपनी पोजीशन इसके साथ चेंज की, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये चारों के साथ पोजीशन चेंज कर सकता है। कितने एक्सचेंज हुए? 4। उसी तरीके से अब देखिए, अब ये भी एक्सचेंज कर सकता है इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तो कितने हो गए? 3। अब देखिए, आगे देखते हैं हम आगे। नाउ ये भी एक्सचेंज करेगा, कितने हो गए? 2। अब देखिए, लास्ट है, कितने हो गए? 1। टोटल एक्सचेंज कितने हो गए? 4 + 3 7 2 8 9 + 1, यानी 10 एक्सचेंज टोटल हो गए। 4 + 3 + 2 + 1 टोटल हो गए 10 एक्सचेंज। और जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज़्यादा आप लोग की जो ऑर्बिटल्स हैं वो होंगे उतने ज़्यादा स्टेबल। जितने ज़्यादा एक्सचेंज होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी उसके अंदर आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड रीज़न होता है आपके हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल के होते हैं, क्योंकि उनके बीच जो रिपल्शंस होते हैं, कोलम्बिक रिपल्शंस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। और जब रिपल्शंस कम होंगे तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी अपने आप ही ज़्यादा आ जाएगी। तो स्टेबिलिटी, एक मिनट कोलम्बिक की स्पेलिंग देख लेते हैं। ये रहा कोलम्बिक की स्पेलिंग। ठीक है, तो कोलम्बिक की जो रिपल्शंस है, यानी जो रिपल्शंस अगर कम होंगे तो थर्ड रीज़न ये है। ठीक है, तो थर्ड रीज़न ये है कि अगर रिपल्शंस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आ जाएगी ज़्यादा। तो ये था इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।